हेलो एंड वेलकम एवरीवन। माय नेम इज अश्विन जोगलेकर एंड आई एम फ्रॉम रेजोनेंस। तो आज हम लेके आए हैं बेसिकली द चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर और चैप्टर की थोड़ी सी सब हेडिंग्स गिवन है, तो हम क्विकली एक इंट्रोडक्शन देख लेंगे चैप्टर क्या बात कर रहा है। ओके, सो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आपका फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, राइट। अब यहाँ पे नेशनलिज्म किस तरह से यूरोप में इमर्ज हुआ उसको हम डिफरेंट सेक्शंस के थ्रू देखेंगे। ना सबसे पहला जो सेक्शन आता है उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात करी गई है, राइट। जैसा कि आपने क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन को इन डिटेल पढ़ा था। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन और उससे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने किस तरह से एक आइडिया ऑफ नेशन को क्रिएट करा, ठीक है। व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय दीज फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट द आइडिया ऑफ नेशन, इसके बारे में हम देखेंगे। और फिर उसमें ही आगे एक पोर्शन में हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में भी थोड़ा स्टडी करेंगे, ठीक है। वो जब आए तो उन्होंने कैसे सिविल कोड ऑफ 1804 को इंप्लीमेंट करा और उससे क्या अच्छा हुआ और फिर बाद में उसके लिए उसको प्रति क्या क्रिटिसिज्म रहा लोगों का। उसके बाद सेकेंड जो सेक्शन चालू होता है उसमें हम बात करते हैं किस तरह से नेशनलिज्म, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म किस तरह से यूरोप में इवॉल्व हुआ। तो अब इसमें भी इन्होंने एग्जांपल लिया है उस टाइम पे ऑस्ट्रिया हंगेरी जो एक मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर था, उसमें किस किस तरह के डिफरेंट एथनिक जो लोग रहते थे उनका किस तरह से वो लोग एक रूप में बंधे हुए थे बाय कॉमन एलिजेंस टू द एम्परर। उसके बाद बेसिकली डिफरेंट एरिस्टोक्रेट्स और जो राइज ऑफ एक न्यू मिडिल क्लास कैसे इमर्ज हुई उसके बारे में बात करते हैं। फिर लिबरलिज्म की थ्योरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है कि लिबरल्स कौन थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह से जो बेसिकली नेक्स्ट पोर्शन में आपका जो कंजर्वेटिव्स है, ठीक है, तो एक नया कंजर्वेटिज्म, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 कैसे राइज हुआ, राइट। 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में चार पावर्स ने जो यूरोप की थी उन्होंने मिलके नेपोलियन को हराया और उसके बाद किस तरह से एक न्यू कंजर्वेटिज्म की फीलिंग वहां पे आई। और उसके बाद लास्ट पार्ट है आपका रेवोल्यूशनरीज का। रेवोल्यूशनरीज में हम बात करते हैं मैजिनी की जो कि इटली के रेवोल्यूशनरी थे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग में चालू हो जाता है आपका बेसिकली एज ऑफ रेवोल्यूशंस, दैट इज एज ऑफ रेवोल्यूशंस में 1830 से 1848 तक किस तरह से यूरोप में अलग अलग जगह पे रेवोल्यूशंस हुए और किस तरह से सबसे पहले फ्रांस से चालू हुआ। तो वहां पे कमेंट भी आता है ड्यूक मेटरनिक का, दैट इज व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। उसके बाद हम मूव करते हैं कि किस तरह से ग्रीस ने अपनी इंडिपेंडेंट हासिल करी इन 1832 फ्रॉम विद द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ऑलराइट, फ्रॉम ओटोमन टर्किश एम्पायर। एंड देन वी टॉक अबाउट द थ्योरी ऑफ रोमांटिसिज्म, that is how culture also plays an important role in bringing people together, that is in creating the feeling of nationalism. उसके बाद फर्दर हम बात करते हैं कि किस तरह से कुछ रेवोल्यूशंस 1848 में भी हुए अगेन फ्रांस में और फ्रांस वापस से रिपब्लिक बन गया। तो ये फ्रांस के साथ जो हुआ वो हम कह सकते हैं कि एक हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ वाली बात हुई। अब किस तरह से, जैसे कि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे 9th क्लास में पढ़ा था कि कैसे फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक मोनार्की था, मोनार्की से कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना और फिर वापस वहां पे रिपब्लिक आया। तो सिमिलरली यहां पे भी आप देखते हैं कि कैसे फ्रांस 1815 में वापस मोनार्की बना, फिर उसके बाद 1830 के रेवोल्यूशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई वहां पे और फिर 1848 के रेवोल्यूशन के बाद वो वापस से रिपब्लिक बन गया। ऑलराइट, तो ये सब चीजें हम एज ऑफ रेवोल्यूशंस में देखते हैं। और फिर फाइनली जो फेल्ड रेवोल्यूशन है ऑफ 1848 ऑफ द लिबरल्स की जर्मनी में भी वो बेसिकली प्रूशिया में ट्राई कर रहे थे कि किस तरह से जर्मन स्टेट्स को यूनाइट करके हम लोग वहां पे भी एक रेवोल्यूशन लाए, बट वो किस तरह से फेल हुआ। ऑलराइट, उसके बाद आता है कि कैसे मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन किस तरह से पॉसिबल हुआ, दैट इज किस तरह से जर्मनी में फाइनली जर्मनी को यूनाइट करा गया। डिफरेंट जो जर्मन स्पीकिंग ग्रुप्स थे, बेसिकली किंगडम्स थे, उनको कैसे साथ में लाया गया और ये सब किसने करा, प्रूशिया ने। वहां पे कैसे ओटोवन बिस्मार्क ने कैसे लीडिंग रोल प्ले करा। अगेन इटली का भी एग्जांपल देखते हैं कि इटली अगेन जो इटालियन स्पीकिंग पीपल थे वो कैसे डिवाइडेड थे और उनको कैसे सार्डिनिया, पीडमॉन साथ में लेके आया। उसके बारे में वहां के जो किंग है विक्टर इमैनुअल एंड वहां के जो मिनिस्टर थे बेसिकली कैवर,
उन्होंने किस तरह से अपना रोल प्ले करा, एंड ऑल्सो द रेवोल्यूशनरी गैरिबाल्डी। ओके, उसके बाद ब्रिटेन के बारे में बात करते हैं कि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन जो था प्रोसेस, वो किस तरह से कंप्लीटली डिफरेंट था जर्मनी और इटली में। जर्मनी और इटली में थ्रू वॉर ये चीजें करी गई, पॉसिबल हो पाई, राइट, दैट इज थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ द बेसिकली द कंजर्वेटिव फैक्शन जो है, मोनार्की में किस तरह से इंटरवीन करके नेशन क्रिएट करा। अब ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में ये कंप्लीटली डिफरेंट था, ठीक है, एक लॉन्ग स्ट्रगल चल रहा था। अब जो इंग्लिश पीपल है दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग, बिकॉज इंग्लैंड ने उस टाइम पे एक तरह से अपनी वर्ल्ड डोमिनेशन क्रिएट कर ली थी थ्रू द एम्पायर विच दे हैड। उससे उन्होंने अपने बाकी एथनिक ग्रुप्स जो वहां पे थे, वेल्श, स्कॉट, आयरिश, उन पे कैसे अपना डोमिनेशन क्रिएट करा, और उससे एक इंग्लिश नेशन जो है क्रिएट हुआ। ओके, तो इसके बाद लास्ट वाले जो सेकेंड लास्ट पार्ट में हम देखते हैं कि विजुअलाइजिंग द नेशन, किस तरह से नेशन को विजुअलाइज करा गया, एंड दैट वाज थ्रू एलेगोरीज, यूजिंग ऑफ एलेगोरी। एलेगोरी क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्टेन पर्टिकुलर थिंग विच इज नॉट पॉसिबल टू इजीली टेल इट टू समवन, ठीक है। अब वहां पे उस टाइम पे हम यूरोप की बात कर रहे हैं, तो यूरोप में काफी इलिटरेट सेक्शन था, ठीक है, जिसको हम कैसे बताएं कि नेशन क्या है। तो नेशन के लिए एक इमेज बना के, जनरली फीमेल फिगर्स वर यूज्ड एज एलिगोरीज टू आइडेंटिफाई और डिपिक्ट वेरियस थिंग्स, लाइक जैसे लिबर्टी के लिए या जस्टिस के लिए आपने देखा होगा, वैसे नेशंस को भी रिप्रेजेंट करा जाता था फीमेल फिगर से। तो यहाँ पे फ्रांस ने के लिए थी मैरियन। अब मैरियन कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं थी, वहां पे कोई पर्टिकुलर वुमेन नहीं थी, एक आइडिया था, ठीक है। एंड सिमिलरली जर्मनी के लिए जर्मेनिया, इंडिया के लिए जैसे भारत माता, तो वैसे ही। एंड फाइनली नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। अब जैसे जैसे ओटोमन टर्किश एम्पायर जो है डिसइंटीग्रेट हो रहा था, तो वहां पे जो बहुत सारे जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स थे, वो चाहते थे कि हम भी अब इंडिपेंडेंट हो, हम भी ग्रीस की तरह ओटोमन टर्किश एम्पायर से अलग होकर अपना खुद का एक नेशन क्रिएट करें। अब एट द सेम टाइम जो बाकी बिग पावर थे यूरोप में, वो भी उस रीजन को आए कर रहे थे, वो भी उस रीजन पे अपना कंट्रोल जमाना चाहते थे। तो नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म जब दोनों को मिक्स करा, और उसका रिजल्ट रहा बेसिकली यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इसी तरह से ये चैप्टर एंड होता है, दैट इज कि किस तरह से नेशनलिज्म की शुरुआत हुई यूरोप में, एंड किस तरह से डिफरेंट स्टेट्स, नेशन स्टेट्स इमर्ज हुए बेसिकली। So that is all about a short introduction on the rise of nationalism in Europe. Hello and welcome everyone. Today we are going to start with the topic nationalism in India. अब nationalism in India का short introduction again, जैसा कि आपको पता है एक सिमिलर थोड़ी इन डिटेल स्टोरी हम क्लास 8th में भी पढ़ते हैं अबाउट नेशनलिज्म इन इंडिया। अब उसमें वो कहानी ऑलमोस्ट 1870 से चलती है और वो 1947 तक चलती है, राइट। बट यहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट करेंगे, दैट इज 1914 से लेके हम लोग ऑलमोस्ट 1942 तक बात करते हैं, ठीक है। 1942 वाला क्विट इंडिया मूवमेंट सीबीएसई ने 2-3 साल पहले ही ऐड करा है, उससे पहले हम लोग सिर्फ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक ही बात करते थे, राइट। अब यहां पे हमें 1914 में क्या हुआ है, 1914 में जैसा कि हमें पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, ठीक है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ा उसके बारे में बात होती है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका सेकेंड है, दैट इज 1918 तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली, एंड उसी के बीच महात्मा गांधी, ठीक है, साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस रिटर्न आए, राइट। और जब वो इंडिया आए तो उन्होंने किस तरह से अपने मूवमेंट्स को लॉन्च करा, दैट इज इनिशियल सत्याग्रह जो उन्होंने लॉन्च करे थे, चंपारण, राइट, देन खेड़ा एंड अहमदाबाद। एंड उसी में हम बात करते हैं कि व्हाट वाज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ठीक है। ये तो इनके इनिशियल सत्याग्रह थे, और सत्याग्रह के बारे में भी बात करते हैं कि किस तरह से सत्याग्रह, मतलब उसका क्या मतलब है, थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स किस तरह से हमें इंडिपेंडेंस पानी है, एंड व्हाट इज द रियल एम ऑफ अ सत्याग्रह। तो उसके बारे में बात करते हैं। और अगेन फिर वहां पे खिलाफत मूवमेंट के बारे में बात होती है, दैट इज अगेन एक रूमर था कि ओटोमन टर्किश एम्पायर, है ना, दैट वाज फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बिकॉज ओटोमन टर्की हैड लॉस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड देयर वाज अ रूमर अबाउट अ ट्रीटी व्हिच वाज बीइंग इम्पोज्ड ऑन द कैलिफ और द खलीफा। अब उसके बेसिस पे, उस ट्रीटी के बेसिस पे जो
खैलिफ है या खलीफा है, लाइक द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द मुस्लिम पीपल, उनसे उनकी ये टेम्परल पावर्स को छीना जाना था। तो इससे मुस्लिम्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड वर क्वाइट एजिटेटेड, और उसी के लिए खिलाफत कमेटी इंडिया में बनी। और किस तरह से महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखा कि किस तरह से हम हिंदूज एंड मुस्लिम्स को यूनाइट कर सकते हैं अगेंस्ट आवर कॉमन एनिमी दैट वर द ब्रिटिश। सो खिलाफत मूवमेंट के लिए मुस्लिम्स आएंगे, एंड फॉर स्वराज, दैट इज डिमांड ऑफ स्वराज, के लिए हिंदूज आएंगे, एंड कैसे उनके हम दोनों के एफर्ट्स को कंबाइन करेंगे। सो खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अगेन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे स्टेजेस में लॉन्च होगा, उसमें क्या क्या रहेगा। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, उनकी एक बुक है हिंद स्वराज, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि बेसिकली the handful of Britishers were able to rule over the millions of Indians because Indians had cooperated with the British। अगर हम ये कोऑपरेशन को वापस लेते तो कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम जो है वो फॉल हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो लॉन्च होगा वो स्टेप्स में होगा, स्टेजेस में होगा। दैट इज हमें सरेंडर करने होंगे जो टाइटल्स मिले हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। स्टूडेंट्स एंड जो टीचर्स हैं उनको टीचर्स पढ़ाने नहीं जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में, स्टूडेंट्स पढ़ने नहीं जाएंगे, लॉयर्स अपनी प्रैक्टिस करने नहीं जाएंगे, इवन जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है उसको हम बॉयकॉट करेंगे, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस हम बॉयकॉट करेंगे फॉरेन गुड्स का, ताकि हम इकोनॉमिकली भी ब्रिटिशर्स को एक स्ट्रेस दे पाए, ठीक है, एक स्ट्रेस की सिचुएशन क्रिएट कर पाए जिससे उनका जो सामान है वो हम खरीदने से मना कर दें। अपार्ट फ्रॉम दिस पिकेटिंग ऑफ शॉप्स होगा एंड बॉयकॉटिंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ एज वेल एज लिकर। तो ये सब डिफरेंट स्टेजेस में मूवमेंट लॉन्च हो रहा था। अगेन वो लॉन्च हुआ तो डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, जब ये मूवमेंट स्टार्ट होता है तो किस तरह से शहरों में मूवमेंट रहा, बट धीरे धीरे कैसे लोग वापस से चीजों के प्रति वापस से, जैसे क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट्स वर स्लो टू कम अप, सो कैसे द स्टूडेंट्स स्टार्टेड अगेन अटेंडिंग द गवर्नमेंट स्कूल्स। Again, khadi, use of khadi was promoted, but khadi was proven to be expensive as compared to the milk cloth. तो कैसे again people started going back to the milk cloth। तो ये सारी चीजें हुई शहरों में। उसके बाद हम बात करते हैं कंट्री साइड में, किस तरह से बाबा रामचंद्र ने लोगों को पेजेंट्स को दैट इज यूनाइट करा और किस तरह से साथ में लाए, एंड वहां पे भी मूवमेंट को शेप दिया। बट लेटर ऑन कांग्रेस क्योंकि रेवेन्यू डिमांड्स में रिलैक्सेशन नहीं कर सकती थी, ठीक है, तो वो किस तरह से मूवमेंट वहां पे डाई डाउन हुआ। एंड फाइनली हम बात करते हैं कंट्री साइड की। कंट्री साइड में अलूरी सीताराम राजू के बारे में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से उन्होंने ट्राइबल्स को साथ में लाए और वहां पे भी मूवमेंट उन्होंने प्रोग्रेस करा। अपार्ट फ्रॉम दिस आसाम में जो टी प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्होंने भी उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें बेसिक एक पॉइंट ये निकल के आता है, समझ के आता है कि हर सेक्शन, हर ग्रुप अपने स्वार्थ से कहीं ना कहीं मूवमेंट से जुड़ा। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि हम अगर इस मूवमेंट में जुड़ेंगे, हम आजाद हो जाएंगे, तो शायद हम ये चीज अब न करनी पड़े। लाइक फॉर एग्जांपल ट्राइबल्स के साथ, अब ट्राइबल्स के साथ जो फॉरेस्ट लॉस थे उसके कारण वो ऑलरेडी काफी परेशान थे, ठीक है। तो अब जब उन्हें लगा कि हम अगर आजाद हो जाएंगे, हम इस मूवमेंट में पार्ट लेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं फॉरेस्ट लॉस अब मानने नहीं पड़ेंगे, तो हम वापस से फॉरेस्ट में एज इट इज जैसे पहले से रहते हुए आ रहे थे वैसे ही रह सकते। तो हर पर्सन अपने, हर ग्रुप सॉरी, अपने एक स्वार्थ या मतलब से इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़ा। बट हाँ, सब जुड़े तो ये एक पहला मास मूवमेंट बन के उभरा, ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट ऑल ओवर द कंट्री लोगों का पार्टिसिपेशन रहा। अब जैसे जब हम बात करते हैं इनिशियल सत्याग्रह मूवमेंट्स की, तो यहां पे इनका अप्रोच लिमिटेड रहा एक ही रीजन के प्रति। उसके बाद हम फर्दर बात करते हैं कि कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट एट चौरी चौरा, ठीक है, फरवरी में 1922 में, जब 22 पुलिसमैन वर बर्न्ट अलाइव एंड इनसाइड अ पुलिस स्टेशन, एंड देयरफॉर इस मूवमेंट को वापस ले लिया गया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कैसे चेंजेस हुए, ठीक है, इंडिया में, मतलब स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन, देन साइमन कमीशन इंडिया आया, ठीक है, एंड साइमन कमीशन को किस तरह से वापस से बॉयकॉट करा गया, एंड उसके लिए भी बोथ द मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस केम टुगेदर। एंड फाइनली उसमें बाद में देन इरविन का ऑफर आता है कि जैसे उन्होंने देखा सिचुएशन थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो ब्रिटिशर्स वर आल्सो स्केयर्ड दैट
वहीं कहीं वापस से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसा कुछ न हो जाए, तो उन्होंने विद ऑफर आया कि भी हम आप आके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करिए। तो कांग्रेस ने फिर उन सब चीजों को 1929 का जो सेशन हुआ कांग्रेस का लाहौर में, उसमें प्रेसिडेंटशिप वॉज अंडर जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम कांग्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है उसको अटेंड नहीं करेगी। और प्लस एट द सेम टाइम नाउ द डिमांड वाज नॉट जस्ट फॉर स्वराज, हम अब स्वराज नहीं चाहिए, हमें अब चाहिए पूर्ण स्वराज की डिमांड उन्होंने रखी। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और डिमांड रखी कि अब हम